तो हेलो गाइस, कैसे हो? मेरा नाम है अमित और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक नया टॉपिक। ठीक है, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोजल। ठीक है गाइस, तो चलो हम लोग आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो देखो, पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे यार कि रेशियो एक्चुअली में होता क्या है ना? तो गाइस देखो, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन देके रखी है, रेशियो क्या होता है। देखो, रेशियो ऑफ अ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब रेशियो मतलब क्या? रेशियो मतलब दो क्वांटिटी का क्या हो जाएगा? रेशियो। रेशियो में रेशियो वर्ड यूज करना आई थिंक जरूरी होगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो देखो, उसको रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी एंड वी राइट इट एज अ एज एम बी, राइट? ए कॉलन बी, वी कॉल ए इज एज द फर्स्ट टर्म, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो ए होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, राइट? या फिर एंड बी को क्या बोलते हैं हम लोग? बी को सेकेंड टर्म बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्यूएंट, राइट? जो डिनोमिनेटर में होगा वो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्सिक्यूएंट। ठीक है, तो यार ये छोटे एक टर्म है जो याद रखने कि अगर मतलब क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई एंटी एंटीसीडेंट टर्म ये मेरा है, तो आप लोगों को मतलब घबरा नहीं जाना यार, कि मतलब आप लोग अवेयर होने चाहिए कि ये टर्म क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, राइट? और ये सेकेंड टर्म जो है हमारा कौन सा है? कॉन्सिक्यूएंट टर्म, राइट? देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे रेशियो मैंने लिया है 5:9, राइट? 5:9। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5/9। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? 5/9, वेर 5 इज द फर्स्ट टर्म एंड 9 इज द सेकेंड टर्म। अगर दूसरे वर्ड में बोले हम लोग, तो 5 इज वॉट? एंटीसीडेंट टर्म, एंड बी इज वॉट? बी मतलब क्या? हमारा 9, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्सिक्यूएंट टर्म। ठीक है, तो देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, विथ एंटीसीडेंट इज 5 एंड कॉन्सिक्यूएंट इज 9, राइट? वैसे ही देखो यहाँ पे एक रूल है, द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ द रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स डज नॉट अफेक्ट द रेशियो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 4/5 है, तो देखो यहाँ पे 4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/5 ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वॉट? 8:10। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 8/10। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे इक्वल टू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12/15, है ना? 12/15। समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे देखो, ये कॉलम करके कितने रेशियो है? 1, 2 एंड 3, 3 रेशियो है, और तीनों के तीनों रेशियो कैसा है यार? यहाँ पे इक्वल। ठीक है, देखो अगर आप लोग इसको 8/10 को अगर टू से दोनों को डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 4 8 और 2 5 10, तो 4/5। एक्चुअली में ये 8/10 4/5 ही है, समझ रहे हो? वैसे ही देखो यहाँ पे, अगर 3 से आप लोग डिवाइड करोगे, 3 4 12 और 3 5 15, तो देखो अगेन ये 4/5, तो मतलब 12/15 इज एक्चुअली में क्या है? हमारा 4/5 ही है, लेकिन उसका जो लिखने का तरीका है वो सिर्फ हम लोगों ने बदल दिया है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों रेशियो कैसे हमारे? इक्वल है। वैसे ही देखो यहाँ पे दो रेशियो लेके रखा है, 4:6 एंड 2 इज इक्वल टू वॉट? 2:3। तो देखो यहाँ पे 4/6 इज इक्वल टू वॉट? 2/3 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि देखो ए डिवाइड बाई बी फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए कॉलन बी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 एंड 2 3 4 6। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? 2/3, और ये देखो राइट हैंड साइड जो है हमारा 2/3, तो ये कैसे हो गए? हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, तो यार कोई भी रेशियो होगा, तो रेशियो को मतलब दो नंबर का क्या बोल सकते हैं हम लोग? रेशियो। या फिर दो नंबर का मतलब फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रेशियो। वैसे ही अगर मैं आपको ऐसा दूँ, कहते हैं कि 2 kg, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया 12 kg। ठीक है, ये कुछ क्वांटिटी है। ठीक है, 2 kg एंड 12 kg कुछ क्वांटिटी है। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? 2 डिवाइड बाई वॉट? 12। ठीक है, यहाँ पे क्या है? केजी है, यहाँ पे भी क्या है? केजी है, तो केजी केजी गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/6। तो गाइस इन दोनों का रेशियो क्या है? इन दोनों का 2 kg एंड 12 kg का 1/6। इसको मैं दूसरी तरीके से अगर लिखूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1:6। ठीक है, तो आई होप रेशियो का मीनिंग समझ में आ रहा है सबको, है ना? वैसे ही अगर मैंने ऐसा लिखा कि 3 लीटर एंड 5 kg, ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, इसका मैं रेशियो लूंगा तो क्या मिलेगा? 3/5,
मिलेगा नहीं। ये क्या है हमारा रॉन्ग रेशियो है। क्यों रॉन्ग रेशियो है सर? तो उसका रीजन ये है कि ये भाई किसमें है, इसका यूनिट देखो, इसका यूनिट लीटर में है और इसका यूनिट किसमें है, केजी में। तो हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें क्या बोला था, देखो सेम यूनिट होने चाहिए। ठीक है, ये ए एंड बी का जो हम लोग रेशियो ले रहे हैं, ए एंड बी कैसे होने चाहिए, सेम यूनिट में होने चाहिए। तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि यार ए मतलब रेशियो निकाल सकते हैं, तभी जाके। ठीक है, तो इसका ये वाला रेशियो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लीटर में है और ये किस में, केजी में। वैसे ही देखो, अगर मैंने ऐसा दिया आपको 5 मीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है, अब मैंने बोला इन दोनों का रेशियो निकालो, तो आप लोग रेशियो निकाल पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो गाइस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा, है ना। तो गाइस इन दोनों यूनिट को अगर मुझे सेम करना है तो हमें ये पता है, हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वॉट क्या होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, तो मैं 100 सेंटीमीटर को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर, है ना। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 डिवाइड बाई 1। दोनों के दोनों कैसे मीटर है ना। तो देखो यहाँ पे मीटर मीटर गेट कैंसल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ पता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी कोई रेशियो दिया गया होगा तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा, वो क्या होता है, रेशियो यूनिट लेस होता है ना, क्योंकि यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो जा रहा है। वैसे यहाँ पे केजी केजी कैंसिल हो गए, है ना। और यहाँ पे अगर यूनिट डिफरेंट हुआ तो यूनिट डिफरेंट हुआ तो हम लोग रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत जरूरी है, राइट। अब हम लोग जाएंगे प्रपोजन की तरफ। देखो, क्योंकि यार हमारा जो टॉपिक था उसका नाम ही है रेशियो एंड प्रपोजन, तो गाइस हमें समझना पड़ेगा कि यार रेशियो कैसे है और मतलब रेशियो किसको बोलते हैं और प्रपोजन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने डेफिनेशन पहले तो देखी कि 2 नंबर का जो रेशियो होगा, रेशियो में रेशियो का रूल यूज करना ही पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेशियो बोलेंगे या फिर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, प्रपोजन की। ठीक है, तो प्रपोजन की डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। देखो, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोजन। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ व्हाट, टू रेशियो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रपोजन बोलेंगे। अब यार इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे इन लोगों ने लिख लिया है, मतलब लिख लिया, इफ ए कॉलन बी इज इक्वल टू सी कॉलन डी। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डिवाइड बाई डी, मतलब ऐसा ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डिवाइड बाई बी, है ना, सी डिवाइड बाई डी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यार इसको अगर दूसरी तरीके से लिखना है, so we can write as we write a colon b, मतलब यहाँ पे ये प्रपोजन का सिंबल है, राइट, प्रपोजन इसको बोलेंगे, ये प्रपोजन का सिंबल है, डबल कॉलन यहाँ पे लिया है, फिर सी कॉलन डी। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या हुआ, इसका मीनिंग एक्चुअली में यही हुआ, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डिवाइड बाई डी। ठीक है, दोनों रेशियो का क्या किया, यहाँ पे इक्वल किया, दोनों रेशियो को इक्वल किया। ठीक है, और डेफिनेशन में भी वही बोला है यार कि द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड एज अ प्रपोजन, है ना। तो यहाँ पे बोला है फिर, एंड वी से दैट ए बी सी डी आर इन प्रपोजन। ठीक है, अगर ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन हुई कि दो रेशियो इक्वल हो गए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यार ए बी सी डी इज व्हाट, आर इन प्रपोजन। ठीक है, हियर ए एंड बी आर कॉल्ड एक्सट्रीम। ठीक है, यहाँ पे ये जो ए है और यहाँ पे जो कौन सा है हमारा बी है, ए एंड व्हाट, यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा, ए एंड व्हाट, डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ए है और ये मेरा क्या है, डी है, दोनों के दोनों कैसे मतलब एकदम बाहर है ना। ये एक एंड पे है, ये दूसरे एंड के ऊपर है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ए एंड डी को, ए एंड डी आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम, है ना। वाई बी एंड सी, ये हमारे बी ये रहा और ये हमारा सी ये रहा, है ना। तो वाई बी एंड सी आर कॉल्ड मीन टर्म, क्योंकि यार वो क्या है, ये दोनों एंड टर्म है, उसके बीच वाले टर्म है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीन टर्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है गाइस, तो देखो, अब ये एक्सट्रीम टर्म एंड मीन टर्म को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, राइट। मतलब क्या है यार, देखो यहाँ पे ये दोनों रेशियो कैसे इक्वल है। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा, फिर देखो डी को मैं इस साइड भेज रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू डी, और बी को इस साइड में भेजूंगा यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी इंटू सी, तो बी इंटू सी क्या है, देखो ये रहा अपना बी इंटू सी, तो बी इंटू सी मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, तो देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, है ना। तो गाइस ये क्या है, ए इंटू डी हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। तो यार ये जो मिल रहा था उसको यहाँ पे इन लोगों ने
वर्ड के फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो गाइस यही लिखा है, देखो ए कॉलन बी, यहाँ पे डबल कॉलन सी कॉलन डी। अगर ऐसा फुलफिल हो रहा है तो हम लोग वी कैन राइट दिस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू व्हाट, ए क्रॉस डी, ए इंटू डी। ठीक है, तो आई होप सबको प्रपोजल भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब थोड़ा सा आगे जाएंगे क्या, अब जाएंगे हम लोग थोड़े एग्जाम्पल की तरफ। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या है, ए कॉलन बी इज इक्वल टू 5 कॉलन 4, ठीक है, एंड बी कॉलन सी इज इक्वल टू व्हाट, 4 कॉलन 7। तो गाइस हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पे बोला है इन लोगों ने, क्या फाइंड करना है हमें, ए कॉलन बी कॉलन सी। समझ में आया, पहले तो क्वेश्चन समझ में आया यार, ठीक है, कि क्या दे के रखा है और क्या पूछा है इन लोगों ने। भाई दे के क्या रखा है इन लोगों ने, ए कॉलन बी दे के रखा है, वो भाई क्या है हमारा 5 जेम 4 है, ठीक है, और दूसरा क्या दे के रखा है इन्होंने, बी कॉलन सी इज इक्वल टू व्हाट, 4 कॉलन 7, ऐसा दे के रखा है। और भाई इन लोगों ने पूछा क्या है यार, ए कॉलन बी कॉलन सी, ये पूछा है इन लोगों ने कि ये तीनों का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो दो रेशियो देके रखा है, यहाँ पे ए कॉलन बी इज इक्वल टू व्हाट 5 कॉलन 4, है ना, और दूसरा कौन सा रेशियो, बी कॉलन सी इज इक्वल टू व्हाट 4 कॉलन 7। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिख रही है, कौन सी वाली, कि यहाँ पे बी कॉमन है ना, इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन है भाई, बी कॉमन है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बी कॉमन है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रैक्शन जो देख रखा है ना 5 कॉलन 4, यहाँ पे 4 कॉलन 7, तो यहाँ पे भी देखो ये जो नंबर है ना बी वाला, ये बी वाला नंबर दोनों रेशियो में सेम है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, देखो ए कॉलन बी, ये हमें क्या देखे रखा है 5 कॉलन 4, और दूसरा कौन सा है हमारा रेशियो, बी कॉलन सी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, देखो यहाँ पे कॉलन सी, क्योंकि ये ए कॉलन बी है, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉलन सी, तो इसके नीचे ही लिख रहा हूँ मैं, ये बी और सी का रेशियो 4 कॉलन क्या है हमारा 7 है, ठीक है। तो गाइस ये दिख रहा है आपको कि ये बी की वैल्यू यहाँ पे सेम है ना। तो अगर बी की वैल्यू अगर यहाँ पे ऐसे सेम होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा ही लिख देंगे यार, क्या होगा, ए कॉलन बी कॉलन सी इज इक्वल टू व्हाट, 5 कॉलन 4 कॉलन 7, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशियो हो जाएगा किसका, ए बी एंड सी का। क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो रेशियो देके रखा था ए कॉलन बी एंड बी कॉलन सी, उसमें क्या हो रहा था, जो रेशियो था नंबर्स में, तो वो नंबर्स कैसे हो रहे थे, यहाँ पे इक्वल हो रहे थे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहे थे, इक्वल हो रहे थे। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई ए कॉलन बी कॉलन सी इज इक्वल टू व्हाट, 5 कॉलन 4 कॉलन 7, खत्म। अगर सर यहाँ पे अगर नंबर इक्वल नहीं होते तो क्या करते, यहाँ पे अगर नंबर नहीं इक्वल होते, जैसे कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया होता कि भाई देखो a इक्वल टू बी, यहाँ पे होगा 2 कॉलन 3, और यहाँ पे है b कॉलन c इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे दिया है 1 कॉलन 4, ऐसा दिया है। तो भाई यहाँ पे दिख रहा है कि यार b कॉमन है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में देखो, यहाँ पे रेशियो में क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे b की वैल्यू 1 है ना। तो भाई तब क्या करते हैं, तो सोचेंगे इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसके ऊपर पहले आप सोचो कि क्या करेंगे, तब तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना। यहाँ पे इक्वल था इसलिए हम लोग इतना मतलब इजीली लिख लिया आप लोगों ने, है ना, ए कॉलन बी कॉलन सी इक्वल टू 5 कॉलन 4 कॉलन 7, राइट। तो भाई इसके ऊपर सोचो, मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन वही है ना। क्या क्वेश्चन है भाई, ए कॉलन बी इज इक्वल टू व्हाट 5 कॉलन 9 एंड बी कॉलन सी इज इक्वल टू व्हाट 4 कॉलन 7, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी तो कॉमन है, लेकिन बी की जो एक्चुअल में नंबर है ना, वो नंबर सेम नहीं है लाल, है ना, नंबर सेम नहीं है दोनों में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पहले लिखेंगे हम, ए कॉलन बी क्या देखे रखा है भाई 5 कॉलन 9, है ना। वैसे यहाँ पे बी कॉलन सी क्या देके रखा है हमें 4 कॉलन 7, ठीक है। और हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है भाई, ए कॉलन बी कॉलन सी फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया भाई सबको। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो अच्छे से लिखेंगे, ए कॉलन बी की वैल्यू कितनी है 5 कॉलन 9, इसको यहाँ पे कॉलन सी कर दूं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कॉलन 7,
हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अब देखो यहाँ पे ये जो बी का जो नंबर है दोनों रेशियो में यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है ना। तो गाइस हम लोग डायरेक्टली तो लिख नहीं पाएंगे यार कि यहाँ पे 5:9:7 है ना। तो अगर जब भी ऐसा वाला केस आए कि यहाँ पे अगर बी कॉमन हो और बी का जो नंबर हो, जो रेशियो में जो नंबर दिया हो वो डिफरेंट हो, तब हम लोगों को क्या करना है, उसको उस नंबर को इक्वल बनाना है। क्या करना है, उस नंबर को इक्वल बनाना है। सर इक्वल कैसे बनाएंगे, तो गाइस इक्वल कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके। सर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, भाई इसके पास 9 है, इसके पास क्या है 4 है, इसके पास जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाके दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, समझ में आया। सर नहीं समझ में आया तो देखो यार क्या करेंगे, क्या करेंगे 9 एंड 4 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। ठीक है, 9 एंड 4 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो जिससे क्या हो जाए कि दोनों के दोनों नंबर सेम हो जाए, है ना। तो गाइस यहाँ पे देखो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट सेक्शन में बताया था कैसे करते थे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 से तो ये चलेगा नहीं, 2 to the 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 से ये भी नहीं चलेगा तो 2 यहाँ पे 1 था, ये चलेगा, है ना। और यहाँ पे 3 3 9 1 3 1 था, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 to the 4, 4 3 12, 12 इधर 36। ठीक है, तो भाई ये हमें एलसीएम मिला 36, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में निकालना सीखा था, है ना, कि कोई भी दो नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एलसीएम क्या मिला, 36 मिला। तो गाइस मैं आप क्या करूंगा पता है, ये जो फर्स्ट रेशियो है ना, फर्स्ट वाला रेशियो, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 36 लाना है। एलसीएम 36 मिला, इसका मीनिंग क्या कि यहाँ पे ये वाले नंबर के ऊपर बी वाला जो नंबर है उसके उस नंबर पे क्या लाना है, हमें 36 लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 36 आ जाए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4, इस पूरे रेशियो को, है ना। वैसे ही यहाँ पे ये दूसरा रेशियो है ना, उसको भी क्या करना है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे यहाँ पे क्या आ जाए 36 आ जाए, मतलब हमारा जो एलसीएम है वो आ जाए यार। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 9 से, 9 4 36। समझ में आ रहा है, ये वाले पूरे रेशियो को, ऐसा नहीं सिर्फ इसको, ये पूरे रेशियो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो गाइस क्या होगा, तो एक काम करते हैं ब्लैंक पेज लेते हैं, है ना, फिर लिखते हैं चलो। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखा है, ए कॉलन बी कॉलन सी, क्या लिखा है यहाँ पे 5 जेम 9, फर्स्ट रेशियो हमारा। सेकंड रेशियो देखो बी के नीचे ही मैंने बी लिखा है 4 जेम 7, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करूंगा ये पूरे वाले रेशियो को, ये इस पूरे रेशियो को 4 से, और ये सेकंड वाला रेशियो है उसको मैं पूरे से कौन से मतलब किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 9 से करूंगा, है ना। तो गाइस हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 4 5 20, तो गाइस यहाँ पे 20 कॉलन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, और सेकंड वाले रेशियो में क्या हो जाएगा 36 कॉलन वॉट 9 7 63। ठीक है, ऐसा मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बी सेम हो गया हमारे लिए, है ना। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई नंबर में भी और जो एबीसीडी में लिख रहे थे उसमें भी, है ना। तो गाइस अब हम लोग लिख सकते हैं ए कॉलन बी कॉलन सी इज इक्वल टू वॉट, रेशियो में लिखना है तो 20 कॉलन 36 कॉलन 63। तो गाइस हमें ऐसा मिलेगा 20 कॉलन 36 कॉलन 63। तो ये होगा हमारा आंसर। समझ में आया मैंने क्या किया, पक्का। अगर दो रेशियो दे के रखे हैं और यहाँ पे बी कॉमन है तो ठीक है, तो बी वाले नंबर को ही हमें क्या करना है, दोनों वाले रेशियो में सेम करना है। यहाँ अगर डिफरेंट है तो, अगर ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल हो रहे थे बी, दोनों के दोनों रेशियो अगर बी इक्वल हो जा रहे हैं तो हमें टेंशन लेना नहीं है, सीधा ही लिख देना है ना। अगर डिफरेंट नंबर मिल रहे हैं हमें रेशियो में तो हमें क्या करना है, उन नंबर्स को इक्वल बनाना है और फिर जाके हमें लिखना है ना। तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, या ये रहा एग्जाम्पल। देखो क्या बोला है यहाँ पे, इफ 12 कॉलन 18, यहाँ पे डबल कॉलन है x कॉलन 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ये डबल कॉलन मतलब क्या, प्रपोजन, और प्रपोजन मतलब क्या, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, है ना। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग ऐसा हुआ। अब देखो 20 कॉलन 18 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20 डिवाइड बाई 18। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। वैसे यहाँ पे देखो प्रपोजन है, प्रपोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि दो रेशियो का मतलब दो रेशियो को अगर हम लोग इक्वल इक्वल करेंगे तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रपोजन। तो प्रपोजन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू। फिर यहाँ पे x कॉलन 24 है, इसको क्या लिखूंगा मैं, x डिवाइड बाई व्हाट 24। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो गाइस अब पता लग गया कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यार, है ना। तो x को क्या करो, हेड ऑफ इक्वेशन बनाओ, तो भाई इसको इधर भेजो,
किसको, 24 को। तो देखो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 24, ऐसा लिख पाएंगे हम लोग। अब देखो अब क्या करना है यार, कैंसिल करना है। यहाँ पे 6 से ये हो जाएगा, है ना, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, राइट। और यहाँ पे 3 इसको काट देगा, 3 8 ज़ा 24। तो गाइस बचेगा क्या, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 8 2 ज़ा 16। तो गाइस एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 60। आई होप सबको ये एग्जांपल समझ में आया, ये प्रपोजन वाला एग्जांपल। ठीक है, पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज यार आगे ही नहीं जा पाएंगे। ठीक है, राइट। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो ये रहा आपके सामने, फिर से ये प्रपोजन वाला ही एग्जांपल है, और निकालनी है हमें एक्स की वैल्यू। तो पहले तो देखो यहाँ पे 0.75 कॉलन एक्स दे के रखा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे अच्छे से। इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0.75 डिवाइड बाय एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और प्रपोजन को मुझे हटाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वल टू साइन लिखूंगा। ठीक है गाइस, फिर यहाँ पे क्या है 5 कॉलन 8, तो 5 कॉलन 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड बाई 8, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, एक्स को हेड ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। तो गाइस चलो बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स को मैं इस साइड भेजूंगा और 8 को इस साइड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई वॉट 5। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ में आया ये वाला। अब देखो यहाँ पे 0.75 है, तो गाइस 0.75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 75 डिवाइड बाई 100 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यार ये तो हमारा बेसिक मैथ्स है ना। और ये जो बाकी बचे हमारे क्या, 8 डिवाइड बाई 5, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 5, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, टर्म को कैंसिल करेंगे हम लोग, है ना। तो देखो 5 से अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 15 का 75। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 4 से चला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 मतलब 25, 4 इंटू 25 100 हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, है ना। तो गाइस यहाँ पे देखो अगर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 15 2 ज़ा 30, 30 डिवाइड बाय व्हाट 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 से चलेगा, 5 6 ज़ा, और यहाँ पे 5 5 ज़ा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे तो एक्स इज इक्वल टू व्हाट 6/5। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो ये क्या मिल गया हमें, एक्स की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा है कैसे मैंने एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्या करना है, यहाँ पे कॉलम वाले जो फॉर्म में दिया है उसको क्या करो, ए डिवाइड बाई बी के फॉर्म में लिखो। फिर ये जो है वो किसका सिंबल है, प्रपोजन का सिंबल है। तो गाइस प्रपोजन को सिंबल को हटाना है, तो हमें क्या यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू पुट करना पड़ेगा, है ना। इक्वल टू हम लोगों ने पुट कर दिया। फिर से देखो यहाँ पे कॉलम वाला है, तो कॉलम को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए डिवाइड बाई बी, और फिर क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो इजी है ना यार ये। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, और ये मतलब ऐसे वाले एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करके देंगे, तो वो देखेंगे हम लोग आगे, राइट। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए, है ना। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, ये रहा एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ ए कॉलन बी इज इक्वल टू 2 कॉलन 3 एंड व्हाट बी कॉलन सी इज इक्वल टू व्हाट 3 कॉलन 4 एंड सी कॉलन डी इज इक्वल टू व्हाट 6 कॉलन 7, देन फाइंड ए कॉलन बी कॉलन सी कॉलन डी। यार कितने सारे दिए, यहाँ पे 4 वेरिएबल दिख रखे हैं, ए बी सी डी, है ना। तो पहले तो हम लोग अच्छे से लिखेंगे इसको। देखो ए कॉलन बी, इसका भाई रेशियो क्या है, 2:3। ठीक है, फिर दूसरा कौन है भाई, बी कॉलन सी, इसका जो रेशियो है वो कैसा है हमारा, बी कॉलन सी का 3:4। ठीक है, अब सी कॉलन डी की बात करो, तो सी कॉलन डी में रेशियो कैसा है हमारा, 6:7। ठीक है, ऐसा वाला रेशियो। ठीक है, अब जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है भाई, ए कॉलन बी कॉलन सी कॉलन डी, ऐसा निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड, है ना। अब देखो भाई इसको देखो, हम लोगों ने जो आगे सम किया था उसमें ए बी सी तक ही था, अब यहाँ पे फोर्थ वेरिएबल ऐड कर दिया है ए बी सी डी, है ना, डी भी है। तो पहले तो हम लोग ये अच्छे से लिखेंगे इस फ्रैक्शन को, राइट। तो ए कॉलन बी, हमारा जो रेशियो है क्या है 2:3, राइट। फिर यहाँ पे कॉलन करके मैं अगर सी ऐड करूंगा, तो बी एंड सी का क्या रेशियो है 3:4, है ना। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:4। अगर यहाँ पे फोर्थ है सी एंड डी, तो सी एंड डी का क्या है 6:7। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 6:7। पहले तो यार ऐसे अच्छे से लिखना आना चाहिए, है ना। अब देखो
ए कॉलन बी कॉलन सी में क्या कॉमन है, बी कॉमन, ठीक है, यहाँ पे बी कॉमन है। अब बी कॉलन सी एंड सी कॉलन डी में यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, सेकेंड एंड थर्ड रेशियो में सी कॉमन है, ठीक है। तो अगर जब भी ऐसा मतलब चार टर्म आए ना, तो हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर जाना है, मतलब ऐसा मतलब लोअर वाले रेशियो से ऊपर वाले रेशियो तरफ जाना है, ठीक है। अब नीचे से ऊपर जाना मतलब क्या, कि हम लोग देखो यहाँ पे बी कॉलन सी है और सी कॉलन डी है ना, ऐसा वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये सी के साथ डील करेंगे। किसके साथ डील डील करेंगे हम लोग, सी के साथ, है ना। सी के साथ डील करना मतलब क्या, कि अगर सी, यहाँ पे सी दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे देखो नंबर में 3 कॉलन 4 और 6 कॉलन 4, तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू कैसी है, सी की डिफरेंट है, दोनों की दोनों वैल्यू सी की डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वल बनाएंगे, ठीक है, समझ में आया। क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट है तो उसको इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू कौन सी है हमारी, 4 एंड 6 है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि हम लोग कहाँ से चालू करेंगे, लोअर वैल्यू से चालू करेंगे, ठीक है, नीचे से चालू करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी देखे रखा है, लेकिन चेंज हुआ, कैसे करना है मैं बताऊंगा, राइट। तो अगर सी की बात करें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होगा, यहाँ पे 2 2 4, 2 3 6, राइट। अगेन यहाँ पे क्या होगा, 2 1 और यहाँ पे 3 3, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 1, ठीक है। तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, एलसीएम इज वॉट, 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12, तो एलसीएम कितना मिला हमें, 12। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कि हम लोग यहाँ पे ये जो नंबर है 4 एंड 6 है, उसकी जगह पे क्या लाने का ट्राई करेंगे, 12 लाने का ट्राई करेंगे, है ना। 12 दोनों में मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 6 2 12 भी होगा और 4 3 12 दोनों में हो रहा है ना, 12 दोनों से डिविजिबल है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लाने का ट्राई करेंगे। तो 12 कैसे लाएंगे, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर ये वाले रेशियो के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 3 मल्टीप्लाई कर दूं ये वाले पूरे रेशियो के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 12, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमें 12 ही चाहिए, ठीक है, ये वाला इक्वल बनाना है। अब ये वाले रेशियो के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, ये हमारा सी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं पहले तो इसको अच्छे से। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ×3 × 2, तो यहाँ पे इस जगह पे क्या आ जाएगा, दोनों जगह पे 12 आ जाएगा, है ना। तो इस पूरे रेशियो को ×3 करेंगे और इस पूरे रेशियो को ×2 करेंगे। तो गाइस चलो लिखते हैं थोड़ा अच्छे से, है ना। तो गाइस देखो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे सी की वैल्यू सेम हो जा रही है ना, 12 12, ठीक है। तो गाइस ये हमारा पहला स्टेप हुआ, नीचे से हम लोग ऊपर गए तो सी को इक्वल कर दिया। फिर अब किसकी बारी आएगी, देखो यहाँ पे बी, बी यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 9 मुझे करना है, यहाँ पे 9, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो रेशियो होगा ना पूरा, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, 3 से, तो देखो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, तो 9 9 सेम हो जाएगा, तो बी भी सेम हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमें नीचे से ऊपर जाना है, पहले सी को इक्वल करना है और फिर जाके बी को करना है। तो गाइज देखो अगर मैं पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा मिलेगा मुझे, देखो। तो गाइज यहाँ पे देखो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे रेशियो के साथ, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 9 9, यहाँ पे 12, देखो देखो, तो बी की वैल्यू सेम हो गई, यहाँ पे सी की वैल्यू सेम हो गई, तो इसका मीनिंग क्या, हम लोग क्या लिख पाएंगे, ए कॉलन बी कॉलन सी कॉलन डी इज इक्वल टू वॉट, 6 कॉलन 9 कॉलन 12 कॉलन वॉट 14, ये हो गया हमारा आंसर। गाइस समझ में आया कैसे मैंने किया, ठीक है। अगर बी है तो बी को इक्वल बनाओ, सी है तो सी को इक्वल बनाओ, है ना, और फिर जाके क्या कर दो, रेशियो लिख दो, राइट। और एक चीज ध्यान में देनी है, मतलब ध्यान रखनी है, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे से, मतलब सबसे लास्ट वाले रेशियो से चालू करना है और फिर जाके ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी चीज याद रखनी थी, राइट। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, क्या बोला है यहाँ पे, इन अ रेशियो which is equal to 3 colon 4, if the antecedent is 12 then the consequent वो निकालना है, ठीक है। देखो which is equal to, देखो रेशियो देकर रखा है 3/4 is equal to what, antecedent डिवाइड बाय क्या होता है भाई, कॉन्सिक्वेंट,
मैंने आप लोगों को आगे भी बताया था, ये छोटी पॉइंट मतलब छोटा सा पॉइंट है लेकिन याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। एंटीसीडेंट मतलब क्या, न्यूमरेटर हमारा, और जो कंसिक्वेंट मतलब क्या, डिनोमिनेटर, है ना। ऐसा रेशियो होता है, राइट। ये क्या होता है एक्चुअली में, ए डिवाइड बाई बी। ए को मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा और बी क्या होगा हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है, ऐसा मैंने बताया था आपको, राइट। तो अब हमें देखिए क्या रखा है भाई, एंटीसीडेंट क्या हमारा 12 है, और जो निकालना है वो क्या निकालना है, कॉन्स्टिट्यूएंट। तो देखो ये दोनों इक्वल रेशियो है, तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू वॉट, 12 डिवाइड बाई वॉट, कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे ये होगा वो सामने की साइड जाएगा, और ये जो 4 वाला है वो इस साइड जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू वॉट, 12 × 4 डिवाइड बाय वॉट, देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीपल में होगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। तो 3 4 का क्या हो जाएगा 12, और 4 × 4 कितना हो जाएगा 60। तो भाई ये हमें मिल गया क्या, कंसिक्यूएंट मिल गया, तो हमें कितना मिलेगा 60, ठीक है। आई होप सबको ये वाले कंसेप्ट समझ में आए होंगे, राइट। रेशियो क्या है, प्रपोजन क्या है, और उसके ऊपर एग्जांपल्स कैसे आते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है देखो, थर्ड वन क्या है हमारा, फोर्थ प्रपोजन, थर्ड प्रपोजनल एंड मीन प्रपोजल, ठीक है। ये एक नया टॉपिक है, इसके अंदर नया पॉइंट है, राइट। तो इसमें कैसे एग्जांपल आते हैं देखते हैं हम लोग, और ये कंसेप्ट समझते हैं, है ना। अब देखो ये नया कंसेप्ट है, समझते हैं पहले तो फोर्थ प्रपोजनल क्या होता है ना। कि अगर देखो ये रेशियो ऐसा है, ए कॉलन बी इज इक्वल टू व्हाट, सी कॉलन डी, ठीक है। ए बी सी क्या है हमारे, कोई नंबर हो गया या कोई कोई रैंडम नंबर हो गया, ठीक है। अब देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रपोजन टू ए बी सी, ठीक है। ए बी एंड सी, इसका जो फोर्थ प्रपोजनल होगा वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। ऐसा इन लोगों ने बोला है, राइट। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है, द थर्ड प्रपोजनल, अगर आपको थर्ड प्रपोजनल पूछा है तो इफ ए कॉलन बी इज इक्वल टू व्हाट, बी कॉलन सी है, ऐसा दे के रखा है, देन ए बी सी है ना। यहाँ पे जो सी होगा ना, सी इज कॉल्ड थर्ड प्रपोजनल टू ए एंड बी। ए एंड बी का जो थर्ड प्रपोजनल होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है पक्का। एंड द मीन प्रपोजल मतलब क्या होगा यहाँ पे, मीन प्रपोजल बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर दो नंबर देकर रखे तो दो नंबर का क्या ले लेंगे हम लोग, डायरेक्टली रूट ले लेंगे, तो वो क्या दे देगा हमें, मीन प्रपोजनल दे देगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, ये तो मतलब ऐसा मतलब थियोरेटिकल लिख के दिया है, एग्जाम्पल करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो चलो गाइस एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये रहा पहला एग्जाम्पल, क्या बोला है, द फोर्थ प्रपोजनल टू 5 8 एंड 15 इज, मतलब फोर्थ प्रपोजल निकालना है 5 8 एंड 15 के लिए, ठीक है। तो भाई ये क्या हो जाएगा मेरा ए, ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा सी, और मुझे निकालना क्या है टी, फोर्थ प्रपोजनल, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ए बी सी ए हो गए और डी की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे वही मैंने बोला था, जो हमारा फोर्थ प्रपोजल है था उसमें क्या था, ए कॉलन बी इज इक्वल टू सी कॉलन डी, और डी ही क्या था हमारा फोर्थ प्रपोजल। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू वॉट, सी डिवाइड बाई डी, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमें पता है ना, अभी हम लोगों ने आगे देखा रेशियो एंड प्रपोजल, राइट। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी, तो डी इज इक्वल टू वॉट क्या हो जाएगा, इसको मैं सामने भेजू तो भाई बी इंटू सी डिवाइड बाई वॉट ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यार, ये तो बहुत ही ईजी है ना। तो बी इंटू सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या करना है, बी इंटू सी डिवाइड बाई ए करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, फोर्थ प्रपोजनल की वैल्यू, ठीक है। तो गाइज मैं यही अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल में। देखो ए बी सी मुझे पता है ना। तो ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू वॉट क्या होता है, सी डिवाइड बाई डी होता है। ए की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू कितनी है भाई 8 है, सी की वैल्यू कितनी है 15 है, डी की वैल्यू जो हमें निकालनी है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू वॉट 15 इंटू 8 डिवाइड बाई वॉट 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 जा 15। तो भाई डी की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 3 8 जा 24, है ना। तो डी की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 24, और यही 24 क्या हो जाएगा अपना फोर्थ प्रपोजनल, खत्म। आया समझ में कैसे किया, है ना। तो फोर्थ प्रपोजल समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रपोजल, ठीक है। थर्ड प्रपोजल ऑफ 3 and 9, अगेन देखो
फोर्थ प्रपोजल समझ में आ गया। थर्ड प्रपोजल में क्या बोला है यहाँ पे, इफ ए कॉलन बी कॉलन सॉरी इफ A colon B is equal to B colon C, then C is called as a third proposal to A and B। तो देखो यहाँ पे क्या है, A colon B और यहाँ पे फिर से B है, B colon C। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू व्हाट, B डिवाइड बाई C। और हमें फाइंड क्या करनी है, C की वैल्यू। C इज व्हाट, C इज कॉल्ड एज द थर्ड प्रपोजल ऑफ A एंड B, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, C इज इक्वल टू व्हाट, देखो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, B इंटू बी डिवाइड बाई क्या, A, है ना। तो ये C क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल में ए की वैल्यू कौन है भाई, ये है ए, ये कौन है हमारा बी। अभी हम लोगों ने आगे देखा सी क्या होता है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ठीक है, ऐसा होता है ना। बी की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट, ए की वैल्यू 3 है, तो 3 3 जा 9, तो भाई सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 3 जा 27। तो भाई ये मिल गई मुझे सी की वैल्यू, खत्म। और ये सी ही है मेरा क्या, थर्ड प्रपोजनल। आया समझ में कैसे करना है। अगर कोई भी दो नंबर देके रखा हो, मतलब रखे हो और पूछा हो भाई निकालो इन दोनों नंबर का थर्ड प्रपोजल, तो कैसे करेंगे, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखना है और हो जाएगा ये ऐसे वाले एग्जाम्पल, है ना। कई कई बार ऐसे वाले एग्जाम्पल आ जाते हैं यार, ठीक है। किसी को यही नहीं पता होता है कि यार थर्ड प्रपोजल किसको बोलते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है यार, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए। और ऐसे वाले एग्जाम्पल, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है अगर एग्जाम में आए तो, ठीक है गाइस, है ना। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द मीन प्रपोजल ऑफ 6 एंड 24, है ना। मीन प्रपोजल ऑफ 6 एंड 24 निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, देखो मीन प्रपोजल बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, रूट ऑफ ए बी। दोनों नंबर का क्या ले लो भाई, रूट ले लो, वो डायरेक्टली क्या दे देगा हमें, मीन प्रपोजल। तो गाइस देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये दो दो नंबर है मेरे, ये क्या है मेरा 6A और ये क्या है मेरा B, दो नंबर है। और मुझे निकालना क्या है भाई, निकालना क्या है, मीन प्रपोजल। तो वो बेसिकली होता क्या है, रूट ऑफ ए इंटू बी। तो क्या करेंगे हम लोग, 6 इंटू 24, ठीक है, 6 इंटू 24। तो भाई 6 इंटू 24 कितना होता है, 6 4 जा 24, तो 4 और 2 बचा, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो भाई 144 आंसर आएगा। और रूट ऑफ 144 कितना होता है हमारा 12। तो भाई हमारा जो मीन प्रपोजल मिलेगा ना, वो कितना होगा, 12 होगा। गाइस समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, है ना। यार कुछ नहीं है, ये छोटी छोटी फॉर्मूला है जो आपको याद रखें कि मीन प्रपोजल मतलब क्या होगा, एक्चुअली में रूट ऑफ ए बी होगा, रूट ऑफ टू नंबर्स, राइट। और वैसे ही थर्ड प्रपोजल क्या होगा, ए कॉलन बी इज इक्वल टू बी कॉलन सी, है ना। ये और सी को थर्ड प्रपोजल बोलते हैं हम लोग। और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए। आप लोगों को इसको डायरेक्टली याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे यहाँ, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है फोर्थ वन, क्या है हमारा, कंपैरिजन ऑफ रेशियो, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशियो, फोर्थ कंसेप्ट है, राइट। उसमें दो पार्ट है, देखो कंपैरिजन ऑफ रेशियो। इसमें क्या बोला है, वी से दैट ए कॉलन बी इज ग्रेटर देन सी कॉलन डी, ठीक है। अगर ए डिवाइड बाय बी का जो रेशियो होगा वो सी कॉलन डी से ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए डिवाइड बाय बी इज ग्रेटर देन सी डिवाइड बाय डी। यार ये तो सबको पता है, मतलब क्या बोला है पता है इन लोगों ने, कि 3 कॉलन 2 इज ग्रेटर देन 2 कॉलन 1, ऐसा बोला है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 डिवाइड बाई 2 इज वॉट ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाई 1। हाँ यार, तो वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 5, तो क्या ये तो दिख ही रहा है ना, 3 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 1.5 होगा। और ये यहाँ पे क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 5, तो क्या हो जाएगा 0.4। तो अब सीधी सी बात है, ये होगा ही होगा, है ना, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है सबको, राइट। तो ये पहला केस था हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशियो। सेकंड वन इज व्हाट, कंपाउंडिंग रेशियो, ठीक है। अब ये बहुत ही बढ़िया चीज है सबको, मतलब किसी को ये पता नहीं होती यार, कंपाउंडेड रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो देखो, द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ द रेशियो ए कॉलन बी कॉमा सी कॉलन डी कॉमा ई कॉलन एफ, ठीक है। अगर इन तीनों का मुझे क्या फाइंड करना है, कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। क्या करना है,
इन तीनों रेशियो का मुझे कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ये जो पहला टर्म होगा सभी रेशियो में, पहला टर्म, इन तीनों का क्या करो, मल्टीप्लीकेशन करो, ए सी इंटू ई, ए सी इंटू ई, और उसका जो कॉलन लगा दो किसके साथ, जो बाकी बचे टर्म के साथ। यहाँ पे लास्ट वाला टर्म कौन सा है, बी है, यहाँ पे कौन सा है, डी है, यहाँ पे कौन सा है, एफ है। तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो यार, यहाँ पे बी डी एन एफ, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी ई डिवाइड बाई व्हाट, बी डी एफ, राइट। तो ये दोनों इक्वली हो। ठीक है गाइस, समझ में आया ये आपको। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, चलो देखो ये रहा एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्या बोला है, a colon b is equal to what, 8 colon 9, and b colon c is equal to what, 5 colon 7. Then find the compounded ratio of the given ratio. क्वेश्चन समझ में आया। पहले तो यार ये वर्ड का मीनिंग अगर नहीं पता होगा ना, तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यार ये पहले तो ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। वैसे अगर ये वर्ड का मीनिंग पता नहीं हुआ तो आप लोग तुक्का भी नहीं मार पाओगे यार, यार मतलब कुछ जुगाड़ भी नहीं कर पाओगे कि क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब क्या जरूरी चीज है कि यार ये कुछ चीज है, मतलब कुछ वर्ड्स है जिनका मीनिंग पता होना जरूरी है ना। तो कंपाउंडेड रेशियो मतलब क्या, दो रेशियो का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। ए इंटू बी, कॉलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड टर्म कौन है, बी है, यहाँ पे सेकंड टर्म कौन है, सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कॉलन सी। ठीक है, ऐसा होगा, सॉरी बी इंटू सी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या होगा यहाँ पे। तो गाइस चलो करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है मेरा ए है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है, बी है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है ना। तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ, ए की वैल्यू देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 8 है ना, तो 8 इंटू वॉट, ये वाला फर्स्ट टर्म इसकी वैल्यू है 5, तो यहाँ पे इंटू 5 करूंगा, कॉलन वॉट क्या आ जाएगा। अब सेकेंड टर्म की बारी, सेकेंड टर्म में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा है हमारा, सेकेंड टर्म बी है, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, 9 है, तो गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 इंटू वॉट, सी। अब सी देखो यहाँ पे ये वाला लास्ट टर्म है हमारा, सी की वैल्यू कितनी है, 7, तो इंटू क्या आ जाएगा, 7, है ना। तो अब देखो 8 5 का कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ पे 9 7 का कितना हो जाएगा, 63। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंडेड रेशियो ऑफ दिस टू रेशियो। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, 40 डिवाइड बाय व्हाट, 63, ये हो जाएगा हमारा कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, है ना, इजी था यार ये, राइट। अब देखेंगे हम लोग, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5, उसमें मतलब सब कॉन्सेप्ट है बहुत सारे, राइट, लेकिन इजी है, देखते हैं चलो। तो गाइस देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 5 में सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके सब कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए कॉलन बी। ठीक है, तो गाइस डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर एक रेशियो ए कॉलन बी है तो उसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉलन बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करना है, राइट। वैसे ही देखो यहाँ पे मैं एकदम शॉर्टेड वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैंने कई सारी चीजें मैंने पढ़ी है और फिर जाके एकदम शॉर्ट करके यहाँ पे मतलब पूरे के पूरे कंसेप्ट लिख रहा हूँ। तो गाइस आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोग इतना कर लोगे, दैट्स मोर देन इनफ यार, है ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, राइट। रेशियो एंड प्रपोजन, रेशियो एंड प्रपोजन, ठीक है। तो देखो ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए कॉलन बी इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर कॉलन बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए कॉलन बी क्या होता है, वो यहाँ पे जब भी सब लग जाएगा ना, सब, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए कॉलन रूट ऑफ बी, दोनों नंबर का क्या लेना है, रूट लेना है, और उसका क्या लेना है, रेशियो। ठीक है, वैसे देखो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए कॉलन बी क्या हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या, क्यूब ले लेंगे हम लोग, ए क्यूब कॉलन बी क्यूब, खत्म, है ना। अब देखो यहाँ पे आगे क्या लग गया, सब लग गया, सब लग गया का मतलब क्या, सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट है तो यहाँ पे क्या लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, 1/3 ऑफ ए एंड बी का 1/3, है ना, क्यूब रूट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूब रूट लेंगे, राइट। वैसे ही देखो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट देकर रखा है मैंने, इनवर्स रेशियो ऑफ एक्स कॉलन वाई। इनवर्स रेशियो ऑफ एक्स कॉलन वाई क्या हो जाएगा, उल्टा लिखना है हमें, इनवर्स, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स, इज व्हाट, वाई कॉलन एक्स। ठीक है,
and the sixth one is what? If A divided by B is equal to C divided by D, then we can write this A plus B, क्या लिख सकते हैं हम लोग? A plus B divided by what? A minus B is equal to what? देखो यहाँ पे D को एक बार यहाँ पे ऊपर प्लस करना है, D को एक बार नीचे माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? C plus D माइनस C माइनस D, ठीक है? यहाँ पे डिनोमिनेटर में B था, तो B को मैंने एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया। प्लस कहाँ पे करना है? न्यूमरेटर में। माइनस कहाँ पे करना है? डिनोमिनेटर में, है ना? तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी, ठीक है? तो ये याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपेनेडो एंड डिविनेडो, राइट? ऐसा बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन है इसका, राइट? तो देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स, है ना? तो मतलब अच्छे से पता चलेगा, राइट? देखो कैसे आता है इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये रहा, क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द रेशियो 3:4, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या बोला है? डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, किसका? इसका। तो भाई हमें पता है यार कि कोई भी ए कॉलन बी होगा, उसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉलन बी स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डुप्लीकेट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? हमारे केस में ए एंड बी क्या है? 3:4 है, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? 3 का स्क्वायर कॉलन 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9 कॉलन व्हाट यहाँ पे 60, खत्म। ये हो जाएगा हमारा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस रेशियो। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? लेकिन इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इस क्वेश्चन को मतलब ऐसा मतलब अच्छे से डील कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन होने से रहा। सही में बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द रेशियो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सब लगा दिया, किसका सब? किसका लेना है? डुप्लीकेट रेशियो का। तो हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए कॉलन बी क्या होता है? रूट ऑफ ए कॉलन ऑफ रूट ऑफ बी, है ना? अब हमारे केस में ए एंड बी क्या है भाई? ए की वैल्यू है 25 और बी की वैल्यू है कितनी? 49। हमें क्या निकालना है? सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना? तो गाइस हमें पता है, देखो ए एंड बी की वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? रूट ऑफ 25 कॉलन वॉट? रूट ऑफ 49, ठीक है? तो रूट ऑफ 25 क्या होगा? हमें पता है 5। रूट ऑफ 49 क्या होगा? 7, है ना? ठीक है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा? 5 एंड रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा? 7। तो गाइस ये क्या मिला हमें? 5 कॉलम 7, ये क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस रेशियो 25 कॉलम 49। आया समझ में? अब इसको अगर मैं दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 5 डिवाइड बाई वॉट? 7, ठीक है? ठीक है गाइस, जाए आगे, राइट? अब बात आती है किसकी? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दी 2:5। तो चलो गाइस करते हैं। ये बहुत ही इजी है यार, ये रेशियो का ये वाला टॉपिक बहुत इजी है। आपको मतलब सिर्फ पता होना चाहिए कि ट्रिप्लीकेट किसको बोलते हैं और अपने आप ही मतलब आंसर आ जाएगा, है ना? तो देखो ट्रिप्लीकेट में क्या होता है? अगर ए कॉलन बी ऐसा दे के रखा तो ट्रिप्लीकेट रेशियो इसका क्या हो जाएगा? ए क्यूब कॉलन बी क्यूब, है ना? हमारे वाले केस में ए एंड बी क्या है? ए की वैल्यू है हमारे केस में 2, बी की वैल्यू है 5। तो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रिप्लीकेट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब कॉलन व्हाट? 5 का क्यूब, है ना? तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? 8 एंड 5 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा? 125, ठीक है? तो ये क्या होगा हमारा? ट्रिपलेट रेशियो ऑफ दिस रेशियो, ठीक है? अब इसको और अच्छे से लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 8 डिवाइड बाई 125। गाइस समझ में आ रहा है ना? ये बहुत ही इजी है यार, हो जाएगा अगर ऐसे वाले एग्जांपल आए तो, राइट? अब देखते हैं हम लोग सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की बारी, है ना? तो अगेन देखो यहाँ पे ए एंड बी दे के रखा है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो एक्चुअली में होगा क्या? सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या? क्यूब रूट लेना है, किसका? ए एंड बी का, ठीक है? ए एंड बी यहाँ पे हमारे वाले केस में क्या है? दे के रखा है 125 और दूसरा कौन सा है भाई? 216, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे?
भाई क्यूब रूट ऑफ व्हाट ए हमारे केस में क्या है 125 कॉलन क्यूब रूट ऑफ व्हाट बी बी क्या है हमारे केस में 216 है ना। तो क्यूब रूट अगर आप लोग निकालोगे यार तो क्या हो जाएगा, देखो 125 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5/3, ठीक है। अब 216 है तो 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो भाई 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्यूब रूट है मतलब 1/3 और यहाँ पे 3 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 5 कॉलन व्हाट 6, क्योंकि यार ये 3 है और ये क्यूब रूट है तो अपने आपको एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो भाई सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या मिलेगा 5:6 किसके लिए 125:216 के लिए। इसको हम लोग लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या 5/6, ये एक्चुअली में होगा क्या सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस रेशियो, है ना। बहुत सिंपल है ना यार ये चीज। अब देखते हैं चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने एग्जांपल, क्या है यहाँ पे फाइंड द इनवर्स ऑफ द रेशियो 8:3, ठीक है। अब क्या करना है यार इनवर्स निकालना है। तो गाइस देखो अगर मैं ले रहा हूं A:B, ठीक है A:B, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो ए की जगह पे बी को पुट करो, बी की जगह पे ए को पुट करो, तो इनवर्स क्या मिलेगा मुझे, इनवर्स रेशियो B:A, ठीक है। अब ए एंड बी यहाँ पे हमारे वाले केस में क्या देके रखा है, यहाँ पे 8 दिया है और यहाँ पे 3। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा इनवर्स रेशियो इज व्हाट 3:8, क्या हो जाएगा 3:8, समझ में आया। एक दूसरे को यहाँ पे उल्टा लिखना है खत्म, और इसको और अच्छे से लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/8, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो दिस, मतलब रेशियो ऑफ दिस, ठीक है ना। या अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। तो कंसेप्ट नंबर 6 किसके बेसिस के ऊपर है, वेरिएशन के ऊपर है ना। जो 6 कंसेप्ट है वो क्या है हमारा वेरिएशन, राइट। तो उसमें भी दो पार्ट है, देखो पहला पार्ट में क्या बोला है, we say that x is directly proportional to y if x is equal to what ky for some constant k and we write it as x proportional to y, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि x is directly proportional to y तो हम लोग ऐसा लिखेंगे x is proportional to directly proportional to y, इसको ऐसा इंडिकेट करेंगे हम लोग, और ऐसा भी लिख सकते हैं x is equal to what ky, राइट। k क्या है हमारा कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज व्हाट we say that x is inversely proportional to y, ठीक है। x is what inversely proportional to y मतलब क्या, if x into y is equal to what k for some constant k, या फिर हम लोग y को देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज दो k डिवाइड बाई y, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x is proportional to 1/y, ठीक है। क्योंकि अगर y को मुझे ऊपर लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं y⁻⁻1, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अब अब देखो यार मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्या ये रहा, क्या है यहाँ पे, देखो व्हेन यू बाय मोर एप्पल यू विल हैव टू पे मोर मनी, ठीक है। ये जो प्रपोजनल वाला जो मतलब मैंने कंसेप्ट बताया था, है ना, फर्स्ट कंसेप्ट जो हमारा ये रहा एक्स इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू वाई, ठीक है। तो बस उसी के बेस के ऊपर मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे मतलब बताया आपको कि जब हम लोग क्या करते हैं ज्यादा एप्पल बाई करेंगे तो हमें क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो मतलब जो है क्या नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स क्या होंगे प्रपोजनल टू व्हाट रुपीज, ठीक है। तो मतलब जितने ज्यादा एप्पल लूंगा मैं उतने ज्यादा पैसे मतलब देने पड़ेंगे, है ना। तो वैसे ही देखो यहाँ पे क्वांटिटीज ऑफ एप्पल और प्राइस ऑफ द एप्पल, राइट। मैंने यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट किया तो वो कैसा मिलेगा हमें लीनियर ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। कि जैसे जैसे मतलब क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरी प्राइस भी बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ती जा रही है, समझ में आ रहा है। इस ग्राफ का मीनिंग ये हुआ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एप्पल प्रपोजनल टू व्हाट रुपीज, राइट। तो ये हुआ एग्जांपल किसका प्रपोजनलिटी का। वैसे ही देखो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया है इनवर्सली प्रपोजनल का। इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ व्हीकल द टाइम दैट इट टेक्स टू कवर सम डिस्टेंस गोज डाउन, है ना।
कि मान लो यार यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे एक ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट तक, तो अगर मैं मेरी स्पीड बढ़ा दूंगा तो मेरा जो टाइम होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर, है ना। कब, जब स्पीड मेरी क्या होगी, ज्यादा होगी तब, है ना। समझ में आ रहा है, स्पीड मेरी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। अगर मान लो मेरी स्पीड क्या है, कम है, तो टाइम क्या लगेगा, मुझे ज्यादा लगेगा, तो टाइम की वैल्यू क्या जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या, स्पीड इज वॉट प्रपोजनल टू वॉट 1/t। समझ में आया। टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, और टाइम कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, हमारा इनवर्सली प्रपोजनल रिलेशन हुआ। आई होप सबको समझ में आ रहा है ना। तो बस यार, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिख के कुछ लिख के कुछ ऐसा दिया हो, इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रपोजनल टू, तो आपको मतलब समझ जाना है कि ये इनवर्सली मतलब क्या होगा, वन अपन में होगा, और डायरेक्टली मतलब क्या, दोनों सेम होंगे। ठीक है। तो बस ये कंसेप्ट था। अब देख लेते हैं यार आज का मतलब लेक्चर में जितने भी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े, ठीक है, फटाफट से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, राइट। सबसे पहला जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था किसका, रेशियो का, कि एक्चुअल में रेशियो क्या होता है ना। रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटी ए एंड बी इन द सेम यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होना चाहिए भाई, जो यूनिट होगा हमारा, यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तभी जाके हम लोग किसी भी दो नंबर को रेशियो में लिख पाएंगे। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी। अगर ए डिवाइड बाई बी को लिखना है तो उसका दूसरा फॉर्म क्या है, ए कॉलन बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीसीडेंट, एंड बी को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सिक्यूएंट, है ना। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर हमने रूल देखा था, है ना। फिर क्या देखा था हम लोगों ने, प्रपोजन। प्रपोजन क्या होता है, मतलब इक्वल टू को हटा के यहाँ पे डबल कॉलन पुट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रपोजन हो जाएगा, है ना। फिर क्या देखा था हम लोगों ने, क्या, फिर हम लोगों ने देखा था क्या, थर्ड थर्ड कंसेप्ट देखा था, उसमें देखा था हम लोगों ने फोर्थ प्रपोजन क्या होता है, थर्ड प्रपोजनल क्या होता है, एंड मीन प्रपोजनल क्या होता है ना। तो ये कंसेप्ट देखे थे। फिर फोर्थ कंसेप्ट में क्या देखा था हम लोगों ने, कंपेरिजन ऑफ रेशियो देखा था, राइट। फिर उसमें सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो था। तो वो एक्चुअली में क्या होता है, इन दोनों मतलब तीनों रेशियो होते हैं, तो उसके जो फर्स्ट फर्स्ट टर्म होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, कॉलन वॉट जो हमारे लास्ट टर्म होंगे, है ना, हर एक रेशियो में उनका मल्टीप्लीकेशन, और उनका क्या होता है, कॉलन होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंडेड रेशियो। फिर जो फिफ्थ पॉइंट था उसमें मतलब कंसेप्ट था, उसमें क्या मतलब बहुत सारे कंसेप्ट थे, सब कंसेप्ट, राइट। तो पहला कौन सा था हमारा, डुप्लीकेट रेशियो, तो वो हमने देखा था, ए स्क्वायर कॉलन बी स्क्वायर हो जाता है ना। फिर सब डुप्लीकेट रेशियो वो क्या होता है, वो देखा था। ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, इनवर्स रेशियो क्या होता है, राइट। फिर कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, वो देखा था हम लोगों ने, है ना। और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था क्या, वेरिएशन, राइट। तो प्रपोजनल और डायरेक्टली प्रपोजनल एंड इनवर्सली प्रपोजनल। ठीक है। तो गाइस आई होप सबको मतलब समझ में आए होंगे हमारे रेशियो एंड प्रपोजन के मतलब जितने भी कंसेप्ट है, मैंने आपको ये लेक्चर में सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, इसके ऊपर, ठीक है, ये वाले टॉपिक के ऊपर। मैंने सिर्फ ये वाला लेक्चर सिर्फ कंसेप्ट के लिए रखा था, राइट। तो ये मैंने जितने भी हमारे कंसेप्ट थे रेशियो एंड प्रपोजन के ऊपर जो मतलब एग्जाम में आ सकते थे, मैंने सारे कवर करवा लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जाम्पल। ठीक है। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।